Hello everyone, good evening. Please turn on your videos. So, आज सिर्फ आज के लिए हमने आपके बैच को मर्ज किया हुआ है जो पहले डिवीजन हुए थे सीबीएसई गुजरात बोर्ड। आप देख सकते होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स दिख गए होंगे, अगर होंगे तो। सिर्फ आज के लिए बैच मर्ज हुआ है। और लास्ट क्लास में आप सभी का ऑलमोस्ट सेम ही हुआ था। सबका 10.5 आधा कंप्लीट हो चुका है। कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, ये वाला पार्ट बचा है आपका, और 2 डेरिवेशन बचे। तो ट्राई करेंगे आज की क्लास में हम हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट मतलब चैप्टर कंप्लीट कर ले। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको वीडियो लेक्चर सेंड करवाऊंगा, सिद्धनाथ सर ने बनाया है, तो वो न्यूमेरिकल के लिए वो भेजेंगे आपको वीडियो लेक्चर। सो नेक्स्ट क्लास में हो सकेगा तो हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर 10 बहुत टाइम से चल रहा है। इस वीक इसलिए हमने आपका कोई टेस्ट नहीं रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में चैप्टर 10 का टेस्ट आएगा। हेली पटेल, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है, तो आपको अपना वीडियो पहले ऑन करना पड़ेगा, फिर मैं आपका डाउट ले सकता हूँ। वेट है, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? मैंने तो परमिशन दिया है। ऐसा करो, चैट बॉक्स में लिख के भेजो, मैं दे रहा हूं, आपको पहुंच नहीं रहा है। ऑलराइट, बाकी लोग भी प्लीज अपना वीडियो ऑन रखो। सो 10.5 सेशन में आपने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था। सरफेस टेंशन, आदित्य, सरफेस टेंशन क्या लिक्विड, पूरे लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है? नहीं सर, वो सिर्फ ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड जो ओके, ऊपर फ्री का सर, होता है वो। यस यस और सर, हेलो सर। यस सर आदित्य। मेरे को ये और एक डाउट है, क्वेश्चन है कि हमारा जो अभी 10 चैप्टर चल रहा है, तो हमारा पूरा कोर्स कब तक खत्म होगा? बस उसके लिए तो कुछ चीजें हम आपके लिए साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। आपको आपके टीचर्स के कॉल भी आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग में अलग से बात करूंगा, अभी आज नहीं करूंगा। वो आपसे नहीं, वो सबसे ही होगी। क्योंकि सर मेरे स्कूल में फाइनल एग्जाम्स 1 फेब से है। ये आ गया डेट? हाँ, मेरी डमी स्कूल है ना, इसलिए 1 फेब से है। कौन सा स्कूल है? मुझे क्लास के बाद जरा स्कूल का नेम वेम और डेट भेजना, ओके सर। फिर मैं सिंपैथी लेटर तेरे लिए भेजूंगा। कोई बात नहीं, करवा देंगे। यार कोविड इलॉजिकल डेट है, वेरी इलॉजिकल डेट। कोविड के ईयर में आप नॉर्मल टाइम से अर्ली एग्जाम रख रहे हो। डमी में बोलना आपने पढ़ाया है, उनसे क्वेश्चन पूछना पढ़ाया है आपने? सीरियसली यार। चलो, ज्यादा टाइम की क्लास का वेस्ट नहीं करूंगा मैं। हेली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना समझ में आता है आपको आप अटेंड करो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 11 होगा। वो चैप्टर 11 भी, उसका कोई लेना देना नहीं आपके प्रीवियस चैप्टर से। अब पूरा नया ही फिजिक्स आने वाला है, हीट टेम्परेचर पर बेस्ड है। तो किसी के दिमाग में अगर ये थॉट रहता है कि नहीं यार, मेरे तो पुराना चैप्टर ही नहीं समझ आया था, तो नया कैसे आएगा, तो कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है। सो जैसे कि अभी हमको आदित्य ने बताया कि सरफेस टेंशन लिक्विड की फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये आपने वर्ड सुना होगा, याद करो कि लिक्विड की फ्री सरफेस किसकी तरह बिहेव करती है? एक इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। और हमेशा क्या ट्राई करती है? कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर सके। जितना छोटा सरफेस एरिया वो कर सकती है उतना करेगी। क्यों? ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन से। फिर आपने पढ़ा था कि जो लिक्विड की फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान देना पूरे सेशन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी अगर मिस होता है तो छूट जाएगी आपकी गाड़ी। फिर
सो आपने ये पढ़ा था कि लिक्विड के जो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू दी मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड दी सरफेस। वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उनके पास होती थी लिक्विड के फ्री सरफेस के पास, इन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा होती है एज कंपेयर टू ये वाले मॉलिक्यूल, उसी को बोलते थे हम उसकी सरफेस एनर्जी। और फिर आपने एक डेरिवेशन किया था जो आपको सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप बताता था। तो वहां पर आपने एक ऐसा कुछ कंसिडर किया था, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती थी जिसका एक साइड मूवेबल होता था, वो लेफ्ट और राइट मूव कर सकता था। और यहाँ पे आपने एक वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था, वो आया था वर्क डन इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। और इसी वर्क डन को हमने बोला था कि वही सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये W का फॉर्मूला ऐसा आया था, सरफेस टेंशन के लिए हम S या T दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो S इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया डेल्टा है, ऐसा फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। आई होप सबको ये वाला पार्ट याद है, क्योंकि मैं आज ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैं इसलिए पहले से ही आपको बता रहा हूं कि आप कहां पे पढ़ा था वो आइडिया दे देता हूं। पॉइंट नंबर 5 आपके नोट्स का, जहां पर आपने एक छोटू सा डेरिवेशन किया था, वहां पर ये एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था सर वर्क डन का। मैं लास्ट स्टेप वाला फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये इन बिटवीन वाला था, इंटरमीडिएट स्टेप में आपका ये फॉर्मूला आया था, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। नाउ दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। एम आई ऑडिबल? स्क्रीन क्लियर है? क्योंकि हो सकता है नेट का इशू आए, तो मैं बाकी सबसे भी पूछ ही लूं कि अगर क्लियर ना हो तो। ऑलराइट, सो जिसको इशू आ रहा है अभी हाल, तो मुझे लग रहा है सब सही है, थम्स अप मुझे दिए हैं स्टूडेंट्स ने। ओके, अब सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, मैं अपना नेट वीडियो ऑफ कर लेता हूं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस क्या होता है? तो कोई अपना ज्ञान बांटना चाहेगा कि भाई सर मेरे अकॉर्डिंगली तो कोहेसिव फोर्स या एडेसिव फोर्स ये होता है, कुछ आइडिया हो तो बताओ, नहीं तो मैं तो लिखवा ही दूंगा। यस मानस? Sir, cohesive forces are those force of attraction between the molecules of the same object, while the adhesive forces are the force of attraction between the molecules of different objects. परफेक्ट, बैंग ऑन टारगेट, वेरी गुड मानस। चलो, जिसको इस चीज में डाउट हो या चांसेस है कि भाई मानस ने बोला तो सर बोलते से याद थोड़ी ना हो जाता है, तो लिख के तो होगा, सामने लिखा रहेगा तो नोट्स में कहीं पर भी बहुत बड़ा बड़ा डेफिनेशन नहीं है। हाय जनरल, हाउ आर यू? हाय 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 हाय, गुड। ओके, सो लिखिए कोहेसिव फोर्सेस का डेफिनेशन। Coercive forces, it is the force of attraction, it is the force of attraction it is the force of attraction between the molecules of same substance। एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कोहेसिव फोर्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कोहेसिव फोर्स है। ग्लास मॉलिक्यूल की बात करूं तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कोहेसिव फोर्स है। तो ऐसे फोर्स जो सेम ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में लग रहा होता है उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। दूसरी आती है एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स, अब तुक्का तो मार ही सकते हो, अगर कोहेसिव फोर्स ये होगा तो एडेसिव फोर्स क्या होता होगा? यस वासा, मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैं लिखवा रहा हूं कोहेसिव के लिए जिसने नहीं लिखा है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of the same substance. It is the force of attraction between the molecules of the same substance. And adhesive force क्या होगा? It is the force of attraction between the molecules of
two different substances. It is the force of attraction between the molecules of two different substances. तो वाटर मॉलिक्यूल हो तो कोएर्सिव, ग्लास मॉलिक्यूल हो तो कोएर्सिव, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल हो तो कोएर्सिव. बट अगर वाटर का फोर्स ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ देखूंगा तो वो क्या हो जाएगा? एडहेसिव. अगर ग्लास का मर्क्यूरी के साथ देखूंगा, दो डिफरेंट सब्सटेंस हो गए, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो होगा एडहेसिव. यस हृदय, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मैं आपको अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट समझाने जाऊंगा और थोड़ी बहुत और भी चीजें हैं. अब समझो, जब आप एक ट्यूब के अंदर एक कंटेनर ले लो, एक ट्यूब है, छोटी सी ट्यूब है, फाइन ट्यूब है, उसके अंदर आप लिक्विड फिल कर देते हो, तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे कि वो लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो या तो ऐसा कर्व बना लेगी या ऐसा कुछ कर्व बना लेगी. क्यों हुआ वो बताता हूं, बट मैंने बताया कि अगर एक फाइन ट्यूब कंसिडर करो, एक पतली ट्यूब जिसके अंदर अगर आप कभी ऐसे लिक्विड को फिल करते हो, तो वहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि लिक्विड की फ्री सरफेस या तो इस टाइप का शेप बना लेती है या इस टाइप का शेप बन जाता है. इस टाइप के शेप को बोला जाता है कॉनकेव मेनिस्कस. शेप समझ रहे हो ना? याद करो वो 10th स्टैंडर्ड का मिरर, कॉनकेव मिरर, जिसमें आपको बताया जाता था कि ये वो रिफ्लेक्टिंग साइड होती थी, लाइट आती थी और रिफ्लेक्ट होके चले जाती थी, तो ये गुफा वाला पार्ट, इसको बोलते थे आप कॉनकेव मिरर. तो वैसे ही ये वाली जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस, और इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस. नाम याद रखिएगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस. अब ऐसा हुआ क्यों वो समझते हैं. अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूं. इधर देखो, अभी आपको दो टाइप की फोर्सेस के बारे में मैंने आइडिया दिया. एक दिया कोएसिव फोर्सेस, दूसरा दिया एडहेसिव फोर्सेस. सपोज करो यहां पे आपका इस ट्यूब के अंदर, हम इसको थोड़ा माइक्रोस्कोप से देख रहे ब्रॉड, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है, लेट्स से ये सरफेस के इतने मॉलिक्यूल्स थे. अब यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट है? दोनों, एडहेसिव भी है और कोएर्सिव भी है. अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स देखूंगा तो वो हो जाएगा कोएर्सिव फोर्स, और अगर इन मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्लास के मॉलिक्यूल्स के साथ देखूंगा तो वो हो जाएगा एडहेसिव फोर्स. तो इमेजिन कर पा रहे हो, दोनों टाइप की फोर्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है. गुड. अब देखो, इन केस ऑफ वाटर, स्पेशली वाटर के केस में, ये जो कोएर्सिव फोर्स होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस. मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं जो वाटर मॉलिक्यूल से भी सराउंडेड है और बाजू में ग्लास का मॉलिक्यूल भी है, तो ये दो टाइप की फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा. एक जो इसको ग्लास की तरफ लेके जाना चाहती है, कौन सी फोर्स? एडहेसिव फोर्स. और एक जो उसको दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पास लेके जाना चाहती है. इमेजिन हो रहा है, जिस मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पे शो किया है, मतलब यहाँ पर ब्लैक कलर से मार्क कर दिया है, ये वाले मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता तो ये बाजू से भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू ग्लास मॉलिक्यूल, और इस बाजू से भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल. तो ये वाली लेफ्ट वाली हो गई एडहेसिव, राइट वाली हो गई कोएर्सिव. अब मैंने क्या कहा, इन केस ऑफ वाटर कौन सी फोर्स स्ट्रांग होती है? एडहेसिव. मतलब वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक कंपेयर टू वाटर ग्लास मॉलिक्यूल. तो आपको ये तो पता है ना कि जब आपको कोई इधर से भी खींच रहा हो, इधर से भी खींच रहा हो, तो आप उसी की डायरेक्शन में जाएंगे जिसका फोर्स ज्यादा होगा. तो यहां पर वो बेचारा मॉलिक्यूल किधर जाना पसंद करेगा? ग्लास की तरफ.
अब जब ग्लास की तरफ जाएगा तो यहाँ पे तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट था जिसको ग्लास ने चिपका के रखा हुआ है, तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, जगह ही नहीं थी तो ऊपर चढ़ गया। तो वैसे ही हर मॉलिक्यूल जो ग्लास की सरफेस के नजदीक था वो क्या करेगा, इधर ऊपर की तरफ ऐसे क्लाइम करने लग जाएगा, और अल्टीमेटली जो शेप आपको लिक्विड सरफेस का दिखेगा वो इस टाइप से कॉनकेव दिखने लग जाएगा। अब पता लगा है कॉनकेव क्यों हो रहा है, क्योंकि बाजू से वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ने लगे स्पाइडरमैन की तरह। तो जैसे ही ये ऊपर चढ़ने लगे तो बेसिकली जहां तक मॉलिक्यूल पहुंचेगा वहां तक ही सरफेस होगी, तो ये सरफेस जो पहले हमें बड़े कंटेनर में फ्लैट दिखा करती है, ऐसी फाइन ट्यूब में वो कैसी हो जाएगी, इस टाइप से। अब ये वाले मेनिस्कस का नाम मैंने क्या दिया था, कॉनकेव मेनिस्कस। तो ये मेनिस्कस कब बना, व्हेन adhesive forces are stronger than coercive forces। तो मैं रिपीट कर रहा हूं ये पूरा का पूरा प्रोसेस वापस से, तो जिसको भी डाउट है वो एक बार ध्यान से सुनना। अगर एक बड़ा कंटेनर लेते हो तो ये वाला जो इफेक्ट है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आपको एक बड़े कंटेनर की जो लेयर होती है, फ्री सरफेस होती है, वो फ्लैट ही दिखेगी। बट जब आप एक पतली सी ट्यूब में पानी को फिल करते हो तो वहां पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा लिक्विड की फ्री सरफेस या तो ऐसा शेप बना रही है या ऐसा शेप बना रही है। अब ऐसे शेप को मैंने बोला क्या बोलना है, कॉनकेव मेनिस्कस। ऐसे शेप को क्या बोलना है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। डन। अब इस केस में हृदय वेट, अब इस केस में मैंने क्या कहा कि अगर देखो ये चीज पहले से फाइंड आउट करके रखा गया अलग अलग टेक्निक से कि भाई वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, चलो वो फाइंड आउट करके रखते हैं। वाटर ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट करके रखते हैं। पता लगा कि भाई इस केस में ये वाला फोर्स, अडेसिव फोर्स, वाटर ग्लास मॉलिक्यूल वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू वाटर वाटर मॉलिक्यूल। ये फाइंड आउट करके रखा गया, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ये आपको उसमें बताया जाएगा या आप उधर भी पूछ सकते हो। तो मैं एज अ फिजिक्स कहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि इन केस ऑफ वाटर कौन सा फोर्स स्ट्रांग होता है, अडेसिव। वैल्यू देख के कि अडेसिव फोर्सेस होते हैं स्ट्रांग एज कंपेयर टू कोएर्सिव फोर्स। अब अडेसिव फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखवाई, वो फोर्स जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, और यहाँ पे दूसरा सब्सटेंस है कौन, वाटर के अलावा, ग्लास। तो अगर यहां पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को जो नियर टू सरफेस है, अगर ग्लास अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो तो वहीं मूव करना चाहेगा। तो सब स्पाइडरमैन की तरह से ऊपर वॉल पे क्लाइंब करने लग जाएंगे जहां तक पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं चढ़ते ही रहेंगे, वो भी बताऊंगा मैं। तो इस तरीके से अगर वाटर मॉलिक्यूल क्लाइंब करने लगे तो फाइनली मॉलिक्यूल को हटा दो, सरफेस कैसा दिखने लग जाएगा आपको, ऐसा कुछ। तो इस सरफेस को बोला जाता है कॉनकेव मेनिस्कस। तो वाटर के केस में आपको हमेशा ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसका प्रूफ अगर आपको देखना हो तो अभी अपने घर पे ग्लास लो, पानी भरो और डोल दो। जब पानी आप पूरी तरीके से उसमें से ठोल देते हो तो ग्लास सूख जाता है, नहीं, वेट ही रहता है, ड्राई थोड़ी ना होता, वेट रहता है। क्यों वेट रहता है, क्योंकि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को वाटर के मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं पाए, ग्लास के मॉलिक्यूल ने पकड़ के रखा हुआ था, इसलिए वो साइड बाय साइड चिपके हुए आपको दिखते हैं। नहीं हो भरोसा तो करके देख लेना, ग्लास सूखेगा बिल्कुल भी नहीं। बट ऐसा ही सिनेरियो आपने एक और जगह देखा है, इससे जस्ट अपोजिट, थर्मोमीटर में, नॉट डिजिटल वन, मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर, जिसमें मर्क्यूरी सटाक से ऊपर जाती है फिर नीचे आती है जब आप अपना टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हो। आई होप कहीं तो देखा ही होगा, आजकल तो डिजिटल का जमाना है और इनकी बिक्री तो वैसे ही मार्केट में बहुत बढ़ गई है कोरोना में। तो ऐसा एक थर्मोमीटर होता है जो अपना पुराने जमाने वाला होता है, पर वही अच्छा होता है, जिसमें मर्क्यूरी ऊपर या नीचे जा रही होती है। अब जिसने वो वाला थर्मोमीटर को ऑब्जर्व किया है ढंग से, उसको एक चीज ऑब्जर्व होती होगी कि साली जब मर्क्यूरी का लेवल उसमें राइज होता है और फिर नीचे की तरफ जाता है, कुछ भी पार्ट मर्क्यूरी का ग्लास से चिपका हुआ नहीं रहता है, वो
पूरा का पूरा मर्क्यूरी नीचे आएगा, पूरा का पूरा ऊपर जाएगा। मतलब मर्क्यूरी को जो ग्लास के मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा था वो कम था एज कंपेयर टू मर्क्यूरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल, इसलिए पूरी की पूरी मर्क्यूरी स्टाक से नीचे चले जाती है और फिर ऊपर आती है। तो इन केस ऑफ वाटर मैंने क्या बोला, कौन सा फोर्स स्ट्रांग होता है? अडहेसिव फोर्स। वाटर ग्लास मॉलिक्यूल का बीच का जो फोर्स है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर वाटर मॉलिक्यूल। पर मर्क्यूरी के केस में ये चीज उल्टी हो जाती है। जब आप मर्क्यूरी को ऑब्जर्व करोगे तो मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो फोर्स लग रहा होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी ग्लास मॉलिक्यूल। तो पिक्चर पूरी उल्टी हो जाएगी। पहले ये मॉलिक्यूल किधर जा रहा था? ग्लास के पास। क्यों? क्योंकि ग्लास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा था एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। बट मर्क्यूरी के केस में क्या होगा? अभी भी ये दो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा। एक करेगा ये वाला मॉलिक्यूल टूवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू ग्लास मॉलिक्यूल, जिसको मैं बोल रहा हूं अडहेसिव फोर्स। एक एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू टूवर्ड्स राइट ड्यू टू मर्क्यूरी मॉलिक्यूल। अब अगर इस केस में कोर्सिव फोर्सेस ज्यादा है एडहेसिव से, तो ये वाला मॉलिक्यूल टूवर्ड्स राइट जाना पसंद करेगा। समझ आ रहा है ये वाला पार्ट? अगर वो राइट जाएगा, ये वाला भी राइट आएगा, तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी किधर बढ़ता जाएगा? मतलब इधर बीच में, क्योंकि वो एक दूसरे इधर तो जगह थी नहीं, तो ऊपर क्लाइंब करने लग जाएंगे और साइड से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो मेनिस्कस आपको इन केस ऑफ मर्क्यूरी ऑब्जर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा। पर ये सब ऑब्जर्व करने के लिए ट्यूब फाइन होनी जरूरी है। हाँ, आप अब बड़े से बाल्टी में डाल दोगे मर्क्यूरी, नहीं ऑब्जर्व होने वाला। ग्रेविटी भी कुछ चीज है भाई, वो भी काम आती है। बट इन केस ऑफ फाइन बोर, फाइन ट्यूब, ये चीज ऑब्जर्व होती है। और इस टाइप के मेनिस्कस को मैंने क्या बोला? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। डन। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं एंगल ऑफ कांटेक्ट, कि भाई एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो दो टाइप की सरफेसेस हमने डिस्कस की, एक थी कॉन्केव, एक थी कॉन्वेक्स। अभी आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कॉन कॉन्केव मेनिस्कस तभी बनेगा जब कौन सी, अच्छा खुद से लिखो, मैं सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स कर देता हूं। इस टाइप का मेनिस्कस कब बनता है? एक है अडेसिव फोर्स, एक है कोर्सिव फोर्स। इधर भी है अडेसिव फोर्स, इधर भी है कोर्सिव फोर्स। देखते हैं कौन कौन सही करता है। तो इस टाइप के मेनिस्कस बनने के लिए दोनों में से किसका स्ट्रांग होना जरूरी है? और इस टाइप का मेनिस्कस बनने के लिए इन दोनों में से किसका स्ट्रांग होना जरूरी है? एरो लगाओ ग्रेटर देन लेस देन वाले, और मैं लगाता हूं, चेक कर लेना सही है या नहीं। अरे हीट ऐसा क्यों होता है वही तो बताया मैंने। निश्चित ने सही पकड़ा, उल्टा हो जाएगा। सही बात है निश्चित। चलो तो बेसिकली ऐसा मेनिस्कस देखने के लिए मॉलिक्यूल को किधर क्लाइंब करना है? वॉल पर। और वॉल पर क्लाइंब करने के लिए कौन सा फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए? जो वॉल के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हो। और वॉल के मॉलिक्यूल्स, इस ग्लास के मॉलिक्यूल्स कौन सा फोर्स लगाते हैं वाटर पे? अडेसिव। मतलब इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अडेसिव बोलते हैं। इस केस में एरो इधर आएगा और इस केस में एरो इधर चला जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ध्वज क्लियर है आपको? ऑलराइट, गुड। अब देखिए, मैं आप सभी को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 6 में एंगल ऑफ कांटेक्ट जैसा कुछ दिया हुआ है, पढ़ो और मुझे बताओ एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। मैं देखना चाहता हूं किसको समझ में आया एंगल ऑफ कांटेक्ट। है इजी, बट आएगा कैसे? आई होप बाकी सब जो कल इवेंट में थे उनको मजा आया होगा। कुछ अलग हटके कुछ हो गया अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। गुड। ऐसा हर साल होगा, नेक्स्ट ईयर भी होगा। तो बाकी सब जो नहीं थे वो भी आ सकते हैं।
हीथ को पता लग गया क्या? हाँ सर। चल हीथ, बाकी सब पढ़ो अगर नहीं पता है, और अगर आपने पढ़ लिया है तो हीथ जो आंसर दे रहा है उसको सुनो, क्या वो सही है क्या? बोल बस सर। बोल बोल दे यार, बोल दे तू सर बिना। मुखी इस भाषा में नहीं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलने जाए तो सर पानी और वो जो सर उसका जो जो कंटेनर में रखा वो पानी जिस एंगल से उसको बनाएगा कंटेनर, उसे सर वो बोलते हैं हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसमें एंगल थोड़ा बहुत, बिटवीन द हाँ बोलो बोलो बोलो। angle between the liquid which is made to the container or the walls of container. कुछ इनकम्प्लीट है यार हीथ, अभी भी पूरा तो नहीं हुआ, पर ठीक है चल, तूने पढ़ा तो इतना आइडिया तो लगा। बाकी चलो निश्चित बोलना चाहता कोई, निश्चित बोल दो भाई। सर बुक में तो ऐसा लिखा है कि एंगल विच इज द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, तो सर मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा लिक्विड और सर मतलब जो कंटेनर है उसका, वहां से मतलब सर एक्यूट एंगल लेंगे। अरे निश्चित एक्यूट ऑब्ट्यूज पे मत जा अभी हाल, वो अपने बाद में डिसाइड करेंगे कौन सा एक्यूट पर तू बोल सही रहा था, सही डायरेक्शन में जा रहा था। वो टेंजेंट कहाँ पे बनाना है? सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। हाँ सही है दर्शन भट्ट, आपका भी आंसर सही है। दोनों ने एक ही चीज बोली कि भाई आपको सबसे पहले एक टेंजेंट बनाना होगा। अब ये टेंजेंट इर्द कहीं भी नहीं बन जाएगा, ये टेंजेंट इस पॉइंट ऑफ, देखो यहाँ पे लिक्विड और ग्लास कांटेक्ट में आ गए, और कहीं भी लिक्विड और ग्लास का कांटेक्ट नहीं, सिर्फ यहां पर या यहां पर है। तो यहां से आपको एक टेंजेंट बनाना होगा, और टेंजेंट बनाने का रूल तो सभी को पता है ना कि भाई टेंजेंट कैसे बनता है। सर्कल के बाहर। अरे हाँ, मतलब बाहर ही साइड जा रहा है उस सर्कल का, तो ये वाला हो गया टेंजेंट। हाँ सर। सिमिलरली अगर मैं इस वाले मेनिस्कस की बात करूं तो क्या ये वाला हो जाएगा टेंजेंट? यस सर। टेंजेंट कहां पे बनाई जा रही है? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो पॉइंट जहां पर ये लिक्विड और ये ग्लास कांटेक्ट में है। और टेंजेंट एक ही तरीके से बनाई जा सकती है, कोई भी सर्कल हो ऐसे ही टेंजेंट बनता है जो एक पॉइंट से पास होता है। तो यहां पर वो टेंजेंट ऐसा कुछ चले जाएगा। अच्छा वेरी गुड निशित, आपने हेल्प किया मेरा। अब तिशा, यस सर। अरे हाँ मतलब इधर भी बन सकता है यार, ऐसा किसी को कंफ्यूजन मत हो। मैंने इधर भी बनाया जा सकता है, इधर भी बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक साइड बता रहा हूँ। तिशा आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, अभी तो सिर्फ मैंने टेंजेंट बनाया है, अब मुझे इस टेंजेंट का एंगल कैसे देखना है? किस एंगल को मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल रहा हूँ? Sir, the one which the tangent makes with the surface of the glass. परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं बोलूंगा, इनकम्प्लीट बोलूंगा कि भाई इस टेंजेंट ने ग्लास की सरफेस के साथ जो एंगल बनाया होगा वो होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर यहीं पर मैं मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट कर दूं, वाह सुजल वाह, सुजल ने करेक्ट आंसर दिया मुझे। अब तिशा आपके आंसर में मैंने क्यों बोला कि थोड़ा इनकम्प्लीट है, वो देख सुजल, मैं किसी स्टूडेंट से ही पूछना चाहता हूँ। यस केशिनी। सर हमें उस सरफेस के साथ एंगल देखना है जिसमें मतलब फॉर एग्जांपल इधर नीचे वाले के साथ देखेंगे क्योंकि उधर लिक्विड है। यस, वो सरफेस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। देखो अगर मैं आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जाता तो क्या मेरी टेंजेंट ने ये वाला एंगल नहीं बनाया होगा सरफेस के साथ? बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है। तो भाई मुझे कौन सा एंगल देखना है? मुझे वो एंगल देखना है जो ये टेंजेंट ग्लास की उस साइड से बन रहा, मतलब साइड से बन रहा हो जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हो। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी हाल ये वाला एंगल मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, और इस केस में ये वाला एंगल मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। अब देख सकते हो मैंने वही सरफेस ली है ग्लास की जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब निश्चित ने जैसे बोला था कि अगर अडेसिव, अब एक थोड़ा कंक्लूड कर रहा हूं आपको, अगर अडेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होगी कोएर्सिव फोर्सेस से तो मेनिस्कस कैसा बनेगा? कॉनकेव, कॉनकेव मेनिस्कस आपको बनता हुआ दिखेगा। और कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा
तो हमेशा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा क्या वो 90 से कम ही होगा? तो किस रेंज में चला जाएगा? एक्यूट एंगल में चला जाएगा। बट अगर कोएर्सिव फोर्सेस स्ट्रांग हुई तो आपका मेनिस्कस कैसा बनता है? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मेनिस्कस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा रहेगा? ऑब्ट्यूस, विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब फ्यूचर में अगर मैं आप में से किसी से भी ये पूछूं कि भाई मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट है ऑब्ट्यूस, देन विच फोर्स इज ग्रेटर, एडहेसिव और कोएर्सिव? तो आपको आंसर देना आना चाहिए। इस तरीके से आपको ऊपर नीचे से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन लिख लो। एक और सिंपल सा मुझे जो पता है वो लिखवा देता हूं, बाकी नोट्स में आपने पढ़ ही लिया होगा। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल made by tangent angle of contact is the angle made by tangent to the liquid surface, made by tangent to the liquid surface, made by tangent to the liquid surface। ये कहां पे बन रहा है? at the point of contact। उसके बाद at the point of contact। तो angle of contact is the angle made by tangent to the liquid surface at the point of contact, and the solid surface present inside the liquid, and the solid surface present inside the liquid, and the solid surface present inside the liquid। तो it is the angle made by tangent। वो टेंजेंट कहां पे बनाना है? टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड द एंगल एंड द सॉलिड सरफेस प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। तो ये वाले एंगल को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला करेंगे फ्यूचर में भी। क्लियर है? चल भाई, पंत बोल रहा है सर एडहेसिव फोर्सेस एक बार रिपीट करोगे? दक्ष रिपीट कर दे पंत के लिए, एडहेसिव फोर्सेस क्या होती है? Sir, adhesive forces are forces between two different molecules of two different Between the molecules of two different substances। तो भाई पंत, adhesive forces, it is the force of attraction between the molecules of two different substances। मतलब वाटर ग्लास, ऐसे एग्जांपल से याद रखोगे तो याद रखना इजी हो जाता है। वाटर ग्लास मॉलिक्यूल एडहेसिव, वाटर मॉलिक्यूल कोहेसिव। एक याद रख लोगे, अपने आप डेफिनेशन बन जाएगा तुम्हारा। चलिए, अब दो डेरिवेशन इस चैप्टर में लास्ट बचे हैं। एक होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, और एक होता है कैपिलरिटी वाला पार्ट। पहले मैं कैपिलरी वाला पार्ट करवा देता हूं क्योंकि वो थोड़ा छोटा है, तो हो जाएगा। टाइम बचेगा तो दूसरे वाले का कंसेप्ट भी बता दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में ये इकलौता टॉपिक करके चैप्टर 11 में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? ऑलराइट, सो सबसे पहले तो आपको पॉइंट नंबर कहां पर वो बता दे तो पता लगा, वही भूल गए सब, चल कर रहे। पॉइंट नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट टॉपिक की। एक टॉपिक पॉइंट नंबर 8 बचा हुआ है आपका, 8 और 9, वो मैं इसके बाद करवा दूं। पहले मैं आपको कैपिलरिटी करवा देता हूं। तो कैपिलरिटी है क्या, पहले वो समझते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिलरिटी जो फिनोमिना है, ये हमको कैपिलरी ट्यूब्स में देखने को मिलता है। जिन ट्यूब्स की अभी मैं बात कर रहा था कॉनकेव कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते वक्त, तो पहले तो आप लिख लो कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कैपिलरी ट्यूब्स मतलब बहुत पतली ट्यूब्स जो होती है उन्हें हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। सो अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर is called capillary tube। मतलब बहुत पतली ट्यूब्स जो होती है, ये आपकी जो
हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसी ट्यूब्स, रूट्स, देखिए ना ट्री की रूट्स, या आपके जो कपड़े होते हैं उनमें जो थ्रेड होता है, ऐसे बहुत सारे थ्रेड से मिलके पूरा कपड़ा बन रहा होता है, तो वो जो थ्रेड की थिकनेस नहीं देखी हुई आपने, ऐसी ट्यूब्स की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत पतली पतली ट्यूब्स. सो अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब. निषेध, अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब. मतलब बहुत पतले डायमीटर की ट्यूब, यही बताना चाह रहा हूं, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का. पतली ट्यूब, पतली, बायोलॉजी वाले तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ये बायोलॉजी में आता है, हमारी बॉडीज में होती है ना अगर ऐसी, तो भाई जिसका भी फ्रेंड बायोलॉजी वाला है उसका सर खा लेना, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा या करेगी, दोनों चलेगा. सो ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब. ये हो गया मेरा कैपिलरी ट्यूब के बारे में. अब ऐसी कैपिलरी ट्यूब्स को जब आप एक लिक्विड कंटेनर में डालेंगे, सपोज करो कि यहां पे आपका लिक्विड फिल किया हुआ है, और ऐसी फाइन बोर वाली ट्यूब जब आप एक लिक्विड कंटेनर में डालते हैं तो आप एक फिनोमिना ऑब्जर्व करेंगे. क्या? कि जैसे ही आप इसको अंदर डालेंगे, लिक्विड का लेवल ट्यूब के अंदर ऊपर बढ़ने लगेगा, राइज होने लगेगा. कैसे, क्या, वो बताऊंगा बाद में, बट फिनोमिना पहले बता रहा हूं कि जैसे ही ऐसी पतली ट्यूब्स को आप अंदर डालते हो, सो जो लेवल का, सॉरी, जो लिक्विड का लेवल होता है वो राइज होने लगता है. कितना? लेट से h हाइट मान लेता हूं. या तो वो राइज होगा या किसी किसी केस में वो फॉल हो जाएगा. मतलब बाहर ट्यूब के लिक्विड यहां तक था, पर अंदर गिरकर यहां तक ही रह जाएगा. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैपिलरिटी. इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी. तो ए फिनोमिना के बारे में लिखो. अब नीचे आपने कैपिलरी ट्यूब्स के बारे में लिख लिया, अब ये फिनोमिना लिखो. द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल, द फिनोमिना ऑफ, हृदय दोनों होता है, हमें कैपिलरी राइज ही पढ़ना है पर होता दोनों है. तो फिनोमिना में दोनों बताऊंगा, फॉर्मूले में एक ही डिराइव करवाऊंगा, दूसरा एज इट इज रहेगा. तो इट इज द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड in a capillary tube, phenomena of rise or fall of a liquid in a capillary tube in comparison to the surrounding, in comparison to the surrounding, the phenomena of rise or fall of a liquid in a capillary tube in comparison to the surrounding is called capillarity, is called capillarity. इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी. कि जब आप ऐसी फाइन बोर वाली ट्यूब्स को लिक्विड में डालोगे तो या तो लिक्विड का लेवल राइज करने लग जाता है या फॉल हो जाएगा, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी. जिसके ऊपर ही हमारे ट्रीज के लीव्स तक वाटर पहुंच पाता है, तो जाके फिर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जो आपको बताया था, और फूड बनता है. क्योंकि वाटर तो सॉइल में होता है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना और ऊपर की लीव ब्रांच तक पहुंचाना, दिस इज अगेंस्ट ग्रेविटी भाई, ऐसा नहीं चल सकता, बट स्टिल होता है. क्यों? क्योंकि रूट्स भी बहुत पतली पतली होती है. तो उस फिनोमिना को भी वहां पे हम क्या बोलेंगे? कैपिलरिटी. क्यों? वो बताता हूं मैं, उसके पीछे का मैथ्स में अभी आपको बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऊपर क्यों चढ़ रहा है पानी. बट अभी हाल फिनोमिना क्लियर है कि जब आप जनरली, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया होगा कि कहीं पानी धुल गया और आपने उसके ऊपर रख दिया कागज, टिश्यू पेपर, तो आप देखोगे पानी तो साला इतने से स्पॉट में डुला था, पर पानी अपने आप के आगे बढ़ने लगता है टिश्यू पेपर में. तो वो भी किसकी वजह से होता है? कैपिलरिटी. अगर आप किसी जगह पर पानी डुल गया और कपड़ा भी रखोगे तो कपड़े में भी ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि उसकी थ्रेड में के थ्रू पानी आगे तक जाने लगेगा. क्लियर है? ऑल राइट. सो
अब मैं जाता हूं कि अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या जिंदगी भर जाता रहेगा? कोई तो लिमिट होगी ना। अरे दृष्टि, कोई तो लिमिट होगी। यस सर, होगी। दृष्टि, दृष्टि कौन सा जोक तूने पढ़ लिया तो मुझे पहले ये बता। अरे कौन सर, सा? जोक नहीं सर, बट ऐसे रिलेट करते करते आ जाता है ना क्या रिलेट करा, मेरे को थोड़ा दृष्टि आइडिया देना। कि सर वो कभी ना कभी तो रुकेगा, नहीं तो वो ट्यूब से भी ओवरफ्लो हो जाएगा, और फिर ऐसा, और फिर वो टिश्यू पेपर वाला, इसलिए यस ऐसे यस। सब तो बेसिकली पर्सनल एक्सपीरियंस सर ऐसा। वो अच्छी बात है, ये रिलेट होना चाहिए सबको। कभी तो जूते पड़े होंगे पानी डोलने के लिए, कभी तो पोछा मारा होगा। ये तो सीजन चल रहा था कोविड में, सबने घर के कुछ ना कुछ तो काम किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो भाई साहब मम्मी से बात करना पड़ेगी। अगर पढ़ाई नहीं कर रहा था बच्चा तो कर क्या रहा था मैं? ये भी पूछना जरूरी है। ठीक है, सो पॉइंट भाई दृष्टि का सही है कि जिंदगी भर ये पानी ऊपर नहीं चढ़ता रहेगा, पता लगेगा चढ़ते चढ़ते बाहर निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज सम लिमिट, वहीं तक ये ऊपर चढ़ेगा। बट कोई मुझे ये बता सकता है कि ऊपर चढ़ते चढ़ते बंद कैसे हो जाएगा? मतलब ये इक्विलिब्रियम में कैसे चले जाएगा? ऊपर चढ़ रहा है मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये तो समझ आ रहा है। तो इस फोर्स का अगेंस्ट कौन सा फोर्स काम करेगा जो इसको रोकेगा थोड़ी देर में? बहुत इजी है, दृष्टि ने तो बोल दिया। द्विज, द्विज से बात करूंगा मैं। द्विज, यस कुशल, गुड। यस सर। केशनी गुड। द्विज, एक फोर्स इस पानी पे लग रहा है, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये तो समझ आया, तभी ऊपर जा रहा है। यस सर। पर मैं एट द सेम टाइम ये बोल रहा हूं ये जिंदगी भर ऊपर नहीं जाने वाला है, कभी तो रुकेगा जाके। तो जब ये रुकता होगा दैट मींस उस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाता होगा द्विज? 0। जीरो। तो नेट फोर्स को जीरो बनाने के लिए नीचे किसी को तो काम करना पड़ता होगा। तो कौन Yes, सा sir. फोर्स नीचे काम करता होगा नीचे? ग्रेविटी। ग्रेविटी। यार बड़ा इजी है ग्रेविटी, अभी ताजा ताजा चैप्टर 8 में मैंने पढ़ा है। ग्रेविटी इज द वर्ड एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अर्थ अगर किसी और ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है तो ही हम वर्ड ग्रेविटी यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जिसने पढ़ा था तो ग्रेविटी, एक चीज तो समझ आई भाई, ग्रेविटी नहीं जाने देगी, अगेंस्ट भी काम कर रहा है उसके। चलो मैं अब, तो ये इस हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? कोई तो फॉर्मूला होगा ना हाइट का, वो हाइट का फॉर्मूला मैं डिराइव करूं। ठीक है, वासा आदित वेट करो, पहले मैं फॉर्मूला डिराइव कर लूं फिर लेते, नहीं तो टाइम हो जाएगा। तो लोअर कर लो अभी। ऑलराइट, अब समझो, डेरिवेशन में नोट्स वाले मेथड से नहीं करवा रहा हूं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेथड है, भूल जाओगे। तो मैं बड़े सिंपल तरीके से करवाने का ट्राई करूंगा, उसके लिए आपको मेरे साथ लिखना जरूरी है। चलिए, ट्यूब होगी बड़ी फाइन, बट मैंने फाइन दिखाऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है ये। तो मैंने तो बड़ा भाई माइक्रोस्कोप से दिखाया है ट्यूब को। सपोज करो ये हमारी ट्यूब थी जो एक कंटेनर के अंदर हमने डाल दी। अब ड्यू टू दिस कैपिलरिटी एक्शन द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब टेंड्स टू राइज। तो ये क्या करेगा, लिक्विड ऊपर तक आने लगेगा, और लेट से वो यहां तक आ गया। बट अभी हाल मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं चलो एक चीज तो मैंने आपको ये बताई ही दी है कि अगर लिक्विड में फाइन ट्यूब हो तो आप इस टाइप की मेनिस्कस ऑब्जर्व करेंगे। दैट मे बी कॉनकेव, दैट मे बी कॉन्वेक्स। वो डिपेंड करेगा किस पर, वो मैं बताऊंगा नहीं, मैंने पीछे बताया है कि कब कॉनकेव बनेगा कब कॉन्वेक्स बनने वाला है। अब मैं थोड़ी सी चीजें टेस्ट करूंगा आपकी। आप सभी ने सरफेस टेंशन को निकालना सीखा था। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता था फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, याद है क्या आप सभी को? याद है? ऑलराइट, गुड। अगर मैं एक लिक्विड की फ्री सरफेस की बात करता ऊपर, तो आपको बताया था मैंने कि भाई
एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करो जिसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे और ये मॉलिक्यूल्स जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं आजू बाजू से, दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन। वो सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या होता था, वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता था, वो मुझे आपसे पूछना है। बड़ा इजी है, थोड़ा कॉमन सेंस ही लगाना, मैंने बता तो दिया ही है। दिस इज लिक्विड सरफेस का टॉप व्यू। अगर ये टॉप व्यू, एक सिलेंड्रिकल सरफेस अगर आप देखते हो कंटेनर में तो वो ऐसा दिखता है आपको कंटेनर पर। टॉप व्यू से दिखाऊंगा तो सिर्फ सर्कल ऊपर का पार्ट दिख रहा होगा। तो अगर यहाँ पे पानी है, यहाँ पे मैंने बताया कि इमेजिनरी लाइन के ऊपर मैंने 4 मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लिए और चारों कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उस लाइन की लेंथ है L। दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन? ये फोर्स, सरफेस टेंशन भी फोर्स ही होती है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन है क्या? हीत, लगा दिमाग। हृदय, श्रेया, आन्या, डॉली। डॉली ने कुछ नहीं बोला आज, डॉली तो बंद रख के बैठी हुई। हेतवी, जानवी, सोनाली, देवोलीना, पंत, सुजल, किसी को आर्य, नियति। अरे तुक्का मारना है, इतना के शॉक में चले गए। यस तिशा। Sir, I'm not sure, but is it in the direction of the force that is acting on the molecules? मतलब वही फोर्स की तो बात कर रहा हूं। वो फोर्स का डायरेक्शन सरफेस के रिस्पेक्ट में कैसा होता है? अगर ये मेरी लिक्विड की सरफेस है तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे सब फ्री सरफेस के। तो ये वाला मॉलिक्यूल अब इधर भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इधर भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इधर भी फोर्स। तो मेरी जो ये फोर्स वाली लाइन होगी वो सरफेस के साथ कैसी हो जाती है? पैरेलल या टेंजेंशियल वर्ड बोल सकता हूं। सरफेस पे ही तो लग रही है, ऐसी थोड़ी ना लग रही है, ऐसी तो लग रही है सरफेस पे। तो फोर्स इज पैरेलल टू दी सरफेस, या टेंजेंशियल वर्ड कहीं ना कहीं यूज होता है। इमेजिन हो रहा है कि अगर ये फोर्स लगी ऐसी रही है सरफेस पर तो इट इज टेंजेंशियल, इट इज पैरेलल टू दी सरफेस। बट कब? जब सरफेस फ्लैट हो। अगर सरफेस ही मैंने कर्व कर दी तो अब टेंजेंट फ्लैट नहीं दिखेगा। क्या टेंजेंट ऐसा बनेगा अब? क्योंकि टेंजेंट बनाने, अगर सरफेस ही ऐसी राउंड हो गई कर्व, तो इस पे टेंजेंट कैसा बनेगा? अब ऐसा बनेगा। तो ये चीज थी कि जैसे अगर सरफेस ऐसी थी, मेरे पेज को देखना, तो टेंजेंट ऐसा था, सरफेस के ऊपर ही बना। बट अगर सरफेस ही कर्व हो जाए तो क्या टेंजेंट भी ऊपर चला जाएगा मेरा? ये चीज मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे अब ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगी वो होगी टेंजेंशियली, बट ऐसी हो जाएगी क्योंकि सरफेस कर्व हो चुकी है। इमेजिन हो पाया? ऑलराइट, गुड। अब देखो, क्या अभी थोड़ी देर पहले ये इस एंगल की बात की थी मैंने? यही नहीं था क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट? तो अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट था, अंदर टेंजेंट बनाने पे ये एंगल ऑफ कांटेक्ट था, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट ही होगा मेरा? दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। कहा गया मेरा डायग्राम? ये रहा। अगर मैं बाहर की तरफ टेंजेंट बनाता तो ये क्या होती? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। इफ दिस इज एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा ही होगा, ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट ही होने वाला है। तो ये मैंने थीटा बना लिया। कहीं पता लग रहा है मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? मैंने फोर्स बता दी ना, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, बट मैंने एंगल बता दिया कि भाई यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। अगर चैप्टर 4 ढंग से पढ़ा है तो अभी तक आइडिया लग जाएगा। भाई मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा इस सरफेस टेंशन की फोर्स के। एक कंपोनेंट होगा ये वाला, जिसको बोलूंगा सरफेस टेंशन इनटू एस कॉस थीटा। मतलब सरफेस टेंशन का जो फोर्स है उसका कॉस कंपोनेंट। एक ये वाला कंपोनेंट जाएगा एस साइन थीटा। सिमिलरली इधर भी एक ऊपर की तरफ होगा एस कॉस थीटा और एक इस तरफ होगा एस साइन थीटा। एस क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन भी। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन से फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और कौन से फोर्स ऐड अप हो जाएंगे? देखो इधर भी एस, ओके, कोई बताना चाहता है? तिशा, हाँ, सूजल से बात करते हैं। सूजल ने आज कुछ बोला नहीं डायरेक्टली।
सिर्फ लिख के आंसर भेजा है। या सुजल? सर एस साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे और एस कॉस थीटा एड अप हो जाएंगे। वेरी गुड, एस साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, एस कॉस थीटा एड अप हो जाएंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा मैंने फ्री टाइम था, नवरा बैठा हुआ था, तो मैंने आपके लिए थोड़ी सी चीज की थी। देखो ये होती है ट्यूब, तो सिर्फ ये ट्यूब पे एस साइन थीटा एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। इधर भी एस साइन थीटा होगा, इधर भी एस साइन थीटा होगा, इधर भी एस साइन थीटा होगा, इस तरफ भी एस साइन थीटा होगा। अभी तो 2D में देख रहे हो इसलिए दो दिख रहे हैं, बट अगर 3D में देखोगे तो ये ट्यूब तो ऐसी है ना, सर्कुलर, तो एक्चुअली कुछ ऐसा हो जाएगा ये। तो ये वाला एस साइन थीटा, रुक जाओ मैं इसको छोटा कर देता हूं, तो ये वाला एस साइन थीटा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला एस साइन थीटा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे वर्ड डायगोनली अपोजिट वाले साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट पूरे के पूरे सरकमफेरेंस पर एस कॉस थीटा तो ऊपर आ रहा होगा ना, इस तरीके से एक एस कॉस थीटा, ये एक ये दो मैं दिखा पाया, बट जो 3D में ऊपर होगा, जो 3D में वो पीछे होगा, वो मैं डायग्राम में नहीं दिखा पाया, पर इधर तो दिखा सकता हूँ। सूजन ने अप्रिसिएशन दिया सर, वाह। तो बेसिकली ये वाले कंपोनेंट्स गेट्स कैंसिल आउट एंड ये वाले कंपोनेंट्स गेट्स एड अप। दिस इज नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझ आया? अब देखो सबके वैल्यू सेम है, तो अगर मुझे नेट फोर्स ऊपर की तरफ निकालना है, बेसिक मैथ से, अगर एक का वैल्यू होता एस, एक कंपोनेंट का वैल्यू है लेट से एस, और ऐसे ऊपर की तरफ कितने हैं 100 कंपोनेंट्स, तो टोटल फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगेगा 100s। मैं वापस से रिपीट करता हूं, एक एस कॉस थीटा, एक और एस कॉस थीटा, ऐसे बहुत सारे एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा ऐसे होंगे। तो अगर एक का वैल्यू एस होता और ऐसे 100 कंपोनेंट्स ऊपर होते, तो टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाता 100 टाइम्स। अब इस चीज को मैं सरकमफेरेंस के टर्म्स में कैसा लिखूं? पूरी लेंथ कितनी होगी? ये पूरी लेंथ, अरे यार ये तो जा ही रहा है, ये पूरी लेंथ सर्कल का हो जाएगा 2πr, और अगर मैं एक कंपोनेंट को 2πr से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल फोर्स ऊपर की तरफ मिल जाएगा मुझे। ठीक है, जिसको कम समझ आया उनको भी समझ आएगा, पहले लिखना स्टार्ट करो। ये डायग्राम था, अब मैं लिखवाता हूं उसको। सबसे पहले लिखो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। डायगोनली अपोजिट पॉइंट तो कैंसिल आउट हो गए, पर अब इस सरफेस टेंशन का नेट फोर्स, और इसी की वजह से ये लिक्विड ऊपर जाता है, क्योंकि इधर इधर वाले फोर्स तो कैंसिल आउट हो गए, ऊपर वाले थोड़ी ना हो रहे, वो तो एड अप हो रहे। बिकॉज ऑफ दैट लिक्विड का लेवल ऊपर की तरफ राइज हो रहा है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन कितना होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इनटू एक कंपोनेंट का वैल्यू एस कॉस थीटा, तो टोटल एस कॉस थीटा आ जाएंगे। एक था एस कॉस थीटा, ऐसे पूरे के पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस पे एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा ऊपर की तरफ थे, तो मैंने सर्कल पूरी लेंथ से एक एस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज द नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ अब आता है नीचे की तरफ, भाई इस वाली फोर्स का अपोज कौन कर रही थी, ग्रेविटी। तो अब ग्रेविटी का क्या लिखूंगा मैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगा रही होगी, और वो फोर्स क्या होता है mg। सिंपल, एक फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, और एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। क्लियर?
कब रुक जाएगा? सिंपल सी चीज है, कब रुक जाएगा? जब ठीक है के यस केशिनी, सर जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं ना, एट इक्विलिब्रियम force due to surface tension 2 pi r into s cos theta, ये किसके बराबर हो जाएगा? mg के। upward force is equal to net downward force, net force would be 0. got it? अब ये मास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसने ग्रेविटेशन चैप्टर अटेंड किया है उनको आइडिया लग जाएगा। मैं उधर तो उड़ा देता हूं, इधर उड़ाऊंगा नहीं, पर इधर कन्वर्ट कर दूंगा। मास का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी क्या होता है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आप सोचो, ये एक सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है, एक सिलेंडर ही बन रहा है, तो डेंसिटी तो एज इट इज, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इनटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर। अगर इस मेरे सिलेंडर का रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर हो गया इसका एरिया, और कितना हाइट ऊपर आया? एच हाइट, तो ये हो जाएगा इनटू एच। तो m इज इक्वल टू रो इनटू वी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इनटू हाइट। किसी को मेरे इस वाले पार्ट में डाउट? मैं वापस रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या किया, मास को लिखा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी वो लिक्विड की जो अंदर ऊपर की तरफ जा रहा है वो एज इट इज रो, पर वॉल्यूम को क्या लिख दिया? एरिया इनटू हाइट। एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना आ जाएगा? h, जितना h वो ऊपर गया है। यस हृदय, हाइट पूरी ट्यूब का या जितना डिस्प्लेसमेंट होगा? सिर्फ मैं इतना ही वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूं जो ऊपर गया है। ओके ठीक है, ठीक है, तो Thank 2 पाई आर इंटू एस कॉस थीटा, तो एज इट इज, और मास की जगह क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। ये क्लियर है सभी को? बस थोड़ा ही बचा है, तो इतना करके ही जाना, क्योंकि ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, और नोट्स से देखोगे तो कतई समझ नहीं आने वाला है। अभी भी बता रहा हूं, नहीं पता लगेगा, तो इससे अच्छा इजी वाला मेथड करवा रहा हूं, वो कर लो। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है काट दो, और एच को सब्जेक्ट बनाओ, खत्म डेरिवेशन। जितना भी चीज कैंसिल आउट हो रही कट करो और एच को सब्जेक्ट बनाओ। तो भाई मैं मेरा कैंसिल आउट करना स्टार्ट करता हूं। एक आर से एक आर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल। ठीक है, अब यहां पर मुझे एच को सब्जेक्ट बनाना है, तो एच को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो इधर क्या बचा? 2 टाइम्स एस कॉस थीटा, 2 टाइम्स एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो, नीचे चला गया, एक आर बचा था वो भी नीचे चला गया, और जी वो भी नीचे चला गया, और एच को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। तो दिस इज एच का फॉर्मूला, 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। नोट्स में मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नोट्स में आपको रेडियस स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल ए, तो ये जो स्मॉल है उसकी जगह मैंने क्या किया है? स्मॉल आर। तो कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये ए क्या था? ए इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द कैपिलरिटी ट्यूब, वो जो कैपिलरी ट्यूब है, यहां पर भी वही है, आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो अगर कंफ्यूजन हो तो नोट्स में लिख के रख, वहां पे नोट्स में सिर्फ अभी लिख के रख लेना ए इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और इधर जो आपने लिखा है उसमें भी लिख लेना आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, के बाद में प्रॉब्लम ना आए। इस फॉर्मूले को बोला जाता है एसेंट फॉर्मूला। नोट्स में कभी कभी आता है डिराइव एसेंट फॉर्मूला। बताता हूं निश्चित, तो इसको बोला जाता है एसेंट फॉर्मूला। यहां पर ये हो जाता है टॉपिक खत्म, कि अगर आपको ये राइज इन लिक्विड कैपिलरी ट्यूब आता है तो आपको ये करना रहेगा। तो वापस से मैंने क्या किया, मैंने बोला फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन निकालो। वो फोर्स कैसे निकाला? सरफेस टेंशन की किए 2 कंपोनेंट, एक था साइन, एक था कॉस। साइन वाले सब कैंसिल आउट हो गए, जैसा कि आपको इधर दिख रहा होगा। साइन वाले कंपोनेंट सब ऐसे थे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, पर कॉस वाले सब ऊपर की तरफ थे तो वो सब ऐड अप हो जाएंगे। उनको ऐड करने का मैथमेटिकल तरीका क्या है?
किसी एक को लो और पूरे सर्कल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर्कल का लेंथ क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो विच इज 2 pi r into s cos theta. दिस इज नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी mg, तो वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने इक्वेट कर दिया इससे इक्विलिब्रियम में। मास को कन्वर्ट कैसे किया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। निश्चित, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी एज इट इज, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, हाइट जितना वो लिक्विड लेवल राइज हुआ है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके जो कट रहा था कैंसिल आउट कर और एच को सब्जेक्ट बना दिया, और इस एच को मैंने क्या बोला? एसेंट, ASCENT, एसेंट फॉर्मूला। कभी कभी ये फॉर्मूला आता है, डिराइव एसेंट फॉर्मूला। ओके, ऑलराइट। सो अब जिसको डाउट है वो रुको, बाकी सब फ्री हो मेरी साइड से। बाय बाय एवरीवन। पढ़ के आना, एक टॉपिक बचता है, बस एक डेरिवेशन, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर।